हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीस क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। इस वीडियो लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूनिट 1 के पार्ट 3 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पार्ट 3 में टॉपिक्स है कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, कॉस्ट शीट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई होप कि मेरे जो दो पहले के वीडियो हैं उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ये पार्ट 3, ये लास्ट पार्ट है यूनिट 1 का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट 3 का। सो पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो कॉस्ट कंपोनेंट आर लाइक प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एक तरीके से, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लाइक मटेरियल का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वहाँ पे हो रहे हैं उसको कहते हैं हम प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री में होने वाले एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट इज लाइक डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और कॉस्ट, एंड फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, उन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है कि सपोज जो प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है वो ये दो है। ऑफिस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले जो कॉस्ट है वो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इन सारे कॉस्ट को जब हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल दीज कॉस्ट डिटरमिन व्हाट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट शीट। सो कॉस्ट शीट नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट जो कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑफर करने में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये कॉस्ट शीट कहलाता है। मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें कि आपको पता चल पाता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर बनाने से लेकर ऑफर करने तक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना पैसा या कितना कॉस्ट कंपनी की लग रही है। ये क्या करता है, सिंपली ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स को, सो दैट कि कंपनी क्या कर सकती है, अपने कॉस्ट को चेक आउट कर सकती है, उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसीजन ले सकती है और अपने प्रॉफिट एनालिसिस को भी देख सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज लाइक कि कॉस्ट के अगेंस्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वहां से भी पता चल पाता है। सो आइए समझते हैं कॉस्ट शीट के कॉन्सेप्ट को। कॉस्ट शीट का बेसिकली पर्पस यही होता है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, बिकॉज आपका कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ गया है तो उसके हिसाब से आप जितना भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा कि आपको कितना रखना है। आपको यहाँ से समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ पे हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है और कहाँ पे हम कॉस्ट रिडक्शन हमें रिड्यूस करना है। दोनों का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। कॉस्ट कंट्रोल इज लाइक चेकिंग आउट कि किस एक्टिविटी में हमारा ज्यादा पैसा लग रहा है, प्री डिटर्मिन जो बजट था, जो हमने प्लान आउट किया था, उससे क्या डेविएशन है, वेरिएंस निकला है या नहीं निकला है। अगर नहीं निकला है देन गुड, नहीं निकला है तो फिर उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके आपको वहां पे जो होने वाले खर्चे उसको कंट्रोल। रिडक्शन इज लाइक परमानेंट डिक्रीज हम करते हैं जब कॉस्ट को, किसी एक्टिविटी को एलिमिनेट करके हटा कर, तो उसको कॉस्ट रिडक्शन करते हैं। फिर कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट से आपको बजटिंग करने में या फिर किसी तरीके के डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट शीट के कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर वही सारे कंपोनेंट्स हैं जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक अगर आप देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात है, एडमिन ओवरहेड्स है जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आपको पता चल पाता है इनके बाद से कि आपको कितना प्रॉफिट अर्न होगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस, जो भी यहाँ पे फॉर्मेट में एक्सपेंसेस होते हैं, जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं वो लिखे हुए हैं और आपको देखना है, कॉस्ट शीट इसका प्रिपेयर करना है। तो कॉस्ट शीट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखते हैं अमाउंट। ये ऑलरेडी हमारे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। लाइक ये जो प्रैक्टिकल सिचुएशन और प्रॉब्लम दी हुई है इसमें दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट, इसको जोड़ा तो क्या निकला, प्राइम कॉस्ट इज ऑब्वियसली, मैंने बताया था पहले कि इसको हम एक तरीके से डायरेक्ट
एक्सपेंसेस बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, प्राइम कॉस्ट तीनों को जोड़ दिया, दैट इज 85,000। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे 15,000, उसको हमने ऐड कर दिया, तो उससे निकल गया हमारा आगे का एक एक एडिशन करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया, जो आगे था भी कि अब आपको क्या करना है, एडमिन ओवरहेड्स को ऐड करना है, तो एडमिन ओवरहेड्स को हमने ऐड कर लिया 10,000, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर लिया 8,000, और इसमें ऐड करेंगे हम वो प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एक तरीके से वो डिजायर्ड अमाउंट जो, अब टोटल कॉस्ट तो समझ में 1,18,000 ये जो आया है, ये तो आपका कॉस्ट ही लग रहा है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेके उसको मार्केट तक ऑफर कराने में। लेकिन जब आप सेलिंग प्राइस फिक्स करोगे तो ऑब्वियसली इस प्रॉफिट पार्ट को भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे एज अ, और हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन, जिससे कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कॉस्ट के आगे या कॉस्ट से जितना ज्यादा आप मार्जिन रखोगे वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा। सो इस टोटल कॉस्ट में हमने क्या किया, प्रॉफिट जब ऐड किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे कि यू आर इन अ स्टेट टू डिसाइड कि हाँ उस प्रोडक्ट का हम क्या सेलिंग प्राइस रखें, सेलिंग प्राइस हम क्या रखेंगे। सो कॉस्ट शीट के हेल्प से जो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्या होता है, कॉस्ट टू हेल्प, सबसे पहले तो कॉस्ट निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, फिक्स आउट कर लिया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के हेल्प से आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। सो कॉस्ट शीट इज ऑल अबाउट व्हाट, अ स्टेटमेंट, जो आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पूरा स्टेटमेंट बना रहे हैं, और हम चेक आउट कर रहे हैं कि कितना हमारा कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेके मार्केट तक अवेलेबल कराने में, लोगों को, अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने में, और साथ ही साथ आप सेलिंग प्राइस भी फिक्स आउट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। अब कितने तरीके कॉस्ट होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला है नेचर ऑफ एलिमेंट पे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आप लेबर को दे रहे हो, आप मटेरियल लाने का जो पैसा आपका खर्च हो रहा है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है, लाइक आप ये देखो पावर है, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो इन ऑपरेटिंग द मशीन्स, आप वहां का रेंट दे रहे हो, और साथ ही साथ जो डिप्रिसिएशन सम सॉर्ट ऑफ आपके जो मशीनरीज पे डे बाय डे कैलकुलेट हो रहा है। तो बाय नेचर ऑफ एलिमेंट पे तीन तरीके के कॉस्ट है, बाय फंक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, R&D कॉस्ट। फंक्शन मीन्स किस किस तरीके की एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो, ऑब्वियसली जितना भी काम आप करोगे, जो जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से यू विल हैव टू पे इनका कॉस्ट इन फैक्ट। सो ये फंक्शंस के बेसिस पे प्रोडक्शन बनाने का कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको ओवरऑल अपनी ऑफिस एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, R&D कॉस्ट इज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कि हम यहाँ पे अब जैसे बात करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग करने का जो कॉस्ट आता है या उसका प्रोटोटाइप डेवलप करने का जो कॉस्ट आता है। सो फंक्शंस के बेसिस पे दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बाय बिहेवियर के बेसिस पे लाइक फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट इज व्हाट, कि ये कांस्टेंट होता है व्हाट एवर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जो आपने अगर किसी काम को करने का सोचा तो ये कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट ये होता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट या आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये देख रहे हैं ये क्या है, बिहेवियर के बेसिस पे है। बिहेवियर इज व्हाट, कि यहाँ पे आप चेंज नहीं हो रहे हो, यहाँ पे आप चेंज हो रहे हो, इस तरीके के कॉस्ट जो होते हैं वो चेंज होते हैं। और चेंज कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, की जिस लेवल का आपका आउटपुट या प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। सेमी वेरिएबल इज लाइक कि थोड़ा पार्टली फिक्स हो रहा है या पार्टली वेरिएबल हो रहा है, तो इसको सेमी वेरिएबल कहते हैं। और बाय बिहेवियर के बेसिस पे हम दो तरीके से एक तरीके कंसीडर कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बाय आइडेंटिफिएबिलिटी के बेसिस पे डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, मीन्स आइडेंटिफाई करिए कि हमारा जो कॉस्ट हो रहा है यूनिट बनाने का उसमें किस किस तरीके के कॉस्ट लग रहे हैं। तो एक है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट इज लाइक जो हम पूरा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे जो पैसे लग रहे हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट की जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको डायरेक्ट कहाँ कहाँ लग रहा है, किस किस तरीके का कॉस्ट लग रहा है, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ लग रहा है। फिर नेक्स्ट है कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट इज लाइक कि वैसा कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कंट्रोलेबल नाम से ही समझ में आ रहा है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लाइक
डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो ये ऐसे लाइक डिप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डिप्रिसिएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सपोज कि आपकी जो मशीनरी आपने खरीदा, आप सोच रहे हो कि हम उस मशीनरी को नेक्स्ट डे या फिर 2 साल के बाद चाहेंगे उसी अमाउंट में, नहीं बेच सकते हो, बिकॉज वो डिप्रिशिएट हो गई है उसकी वैल्यू। तो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कंट्रोलेबल कॉस्ट लाइक मटेरियल यूसेज की बात कर रहे हैं कि यू आर परचेजिंग और हाँ, इफ यू आर परचेजिंग मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर एट हाई कॉस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा है मटेरियल का, तो आप दूसरे सप्लायर सर्च कर सकते हो, वहां से कम रेट पे आप अपने मटेरियल को खरीद सकते हो। सो ऐसे कॉस्ट को हम कह सकते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। सो कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, टाइम के बेसिस पे हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमिन। हिस्टोरिकल इज लाइक, नाम से ही समझ में आ रहा है, हिस्ट्री मीन्स एक ऐसा कॉस्ट जो कि पास्ट में इनकर हो चुका है, लाइक लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ मशीनरी। एंड प्री डिटरमिन कॉस्ट इज लाइक हम जो एक तरीके से बजटिंग करते हैं, हम प्लान आउट करते हैं कि कितना कॉस्ट लगेगा बनाने में, तो उसको प्री डिटरमिन करते हैं। तो ये किसके बेसिस पे है, टाइम के बेसिस पे है। डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कि हमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हम क्या करें, हमारे पास जमीन खरीदने का भी ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम रेंट पे अभी फिलहाल ले लें और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसने डिसाइड किया कि हम अभी खरीदेंगे नहीं, वी विल गो बाय renting accommodation or for doing or for performing the manufacturing activities or any type of office activities. So that is opportunity cost. Sunk cost is like वो कॉस्ट जो आपका डूब चुका है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। जैसे कि ओल्ड मशीन आपने जब खरीदा, तो ये भी डिसीजन मेकिंग पे ही था कि आपने क्यों ऐसे मशीन, पुराने मशीन को खरीदा, आप नए खरीदते तो ज्यादा अच्छा रहता। रेलेवेंट कॉस्ट इज लाइक कि वैसा कॉस्ट जो कहीं ना कहीं फ्यूचर डिसीजंस पे आप लगा रहे हो, तो उसको रिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट इज लाइक कि जब दो ऑल्टरनेटिव हैं, दोनों ऑल्टरनेटिव के बीच में आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जब डिफरेंस कर रहे हो और आप वहां पे डिसीजन ले रहे हो कि हमें कौन से ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, तो उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें चारों, तो इन चारों कॉस्ट का जो क्राइटेरिया है वो डिसीजन मेकिंग पे, जैसा आपने डिसीजन लिया उसके हिसाब से आपका कॉस्ट इनकर हो रहा है। टाइप्स एंड कॉस्ट ऑफ मेथड कॉस्टिंग इज लाइक, सबसे पहला है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग इज लाइक इंडिविजुअल जॉब्स को या ऑर्डर्स को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और जो भी कॉस्ट आती है दैट डिसाइड जॉब कॉस्टिंग। लाइक जैसे फर्नीचर मेकिंग है या कंस्ट्रक्शन का काम है, यहाँ पे हर एक का कंस्ट्रक्शन का काम डिफरेंट होता है, हर एक को अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन, तो जैसा आप कंस्ट्रक्शन कराओगे उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग आएगी। सो इसको कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। यानी कॉस्टिंग इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल जॉब और इंडिविजुअल ऑर्डर सेपरेटली। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ भी है कस्टमाइज वेडिंग इनविटेशन प्रिंट कार्ड। लाइक जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स, वो भी डिफरेंट होते हैं। आप जिस तरीके का प्रिंट कराओगे, जितना अच्छा कराओगे, द मोर अमाउंट यू विल हैव टू पे। और अगर आप नॉर्मल कार्ड अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो आपको उसके हिसाब से पैसा दे। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि हर एक जो ऑर्डर है, जो जॉब है, वो यूनिक है, और हम इसमें इसमें जो कॉस्टिंग आती है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का ऑर्डर या किस तरीके के जॉब को परफॉर्म कर रहे हो। बैच कॉस्टिंग इज लाइक इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। यहाँ पे जो हम कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं वो एक ग्रुप के बेसिस पे और बैच के बेसिस पे करते हैं। लाइक जैसे कि 500 शर्ट्स बनाने का आपको ऑर्डर मिला है, तो वहाँ पे जो 500 शर्ट्स को बनाने का जो कॉस्ट आया है, वो उसके बेसिस पे बैच कॉस्टिंग हम यानी कॉस्टिंग का डिटर्मिनेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज लाइक, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कॉन्ट्रैक्ट, आप जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हो, जितने दिनों का रख रहे हो, उसके बेसिस पे कॉस्टिंग का डिटर्मिनेशन होता है। लाइक मेट्रो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आपने देखा होगा, या फिर रोड बनाने का, ब्रिजेस बनाने का जो कॉस्टिंग, या रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो कॉस्टिंग होती है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। तो उस तरीके की कॉस्टिंग का डिटर्मिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो पहला लाइन लिखा हुआ भी है कि कॉस्ट इज डिटरमिन फॉर ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आप जैसे जैसे अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन या स्टेप ऑफ प्रोसेस पे जाते हो,
तो जितना लंबा या जितना ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, उसके हिसाब से कॉस्टिंग का डिटर्मिनेशन होगा। अगर कम है, शॉर्टर आपका प्रोसेस है, तो आपकी आपकी कॉस्टिंग उस हिसाब से डिपेंड करेगी। ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग इज़ लाइक ये एक तरीके से सर्विस फर्म में यूज़ होता है, जहाँ पे जो आउटपुट है वो इंटेंजिबल है। यहाँ पे हम जो कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं वो पर यूनिट के हिसाब से करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है और कितने यूनिट्स ऑफ हमने दिए हैं, उसके हिसाब से आप कॉस्ट का डिटर्मिनेशन इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू करते हो। लाइक इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, होटल्स, एयरलाइंसेस, जहाँ पर हम क्या करते हैं, आउटपुट जो दे रहे हैं वो हम पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। यूनिट कॉस्टिंग इज लाइक यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि सर्विस भी हम दे रहे हैं और आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग भी कर रहे हो, तो उस तरीके की कॉस्टिंग का डिटर्मिनेशन जब होता है तो उसको कहते हैं यूनिट। मल्टीपल कॉस्टिंग इज लाइक कि आप किसी भी प्रीवियस मेथड को देख लो कॉस्टिंग का डिटर्मिनेशन करने के लिए, और ये सारे मेथड्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग है। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है वो कॉस्ट जो हम इनकर कर रहे हैं इन टेकिंग और इन इनकरिंग द एफर्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लेबर की आपको जरूरत होती है और इनडायरेक्ट लेबर्स की भी आपको जरूरत होती है। सो डायरेक्ट लेबर इज लाइक व्हाट, कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जिनसे परफॉर्म करा रहे हैं। इनडायरेक्ट लेबर लाइक जो ऑफिस एक्टिविटीज आपकी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक सुपरवाइजर्स, क्लीनर्स और स्टोर कीपर्स। यहाँ पे लेबर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक वर्कर्स जो आर्ली वेज है वो 120 रुपीज पर आवर है। रेगुलर आवर वर्क है 8 घंटे जो करते हैं। ओवर टाइम अगर आप करते हो, ओवर टाइम 2 घंटे करना होता है, और ओवर टाइम जो रेट है वो 1.5 टाइम्स द रेगुलर रेट है। रेगुलर रेट आपका मालूम है 120 रुपीज पर आवर है। तो लेबर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्कर इज पेड तो सिंपली 120 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी कि जो नॉर्मल उनका जो बेसिक जो वेजेस है वो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 120 मल्टीप्लाइड बाई 8, 960। ओवर टाइम पीरियड क्या है, 2 आवर्स एट 1.5 टाइम्स ऑफ द रेगुलर टाइम। तो रेगुलर वेजेस क्या है, 120 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 टाइम्स है, और ये कितना ओवर टाइम कर रहा है, 2 घंटे। सो टोटल मिला के 360। तो टोटल वेजेस हम कैसे देंगे उस लेबर को, 960 जो आ रहा है बेसिक वेजेस, और उसने 360 का क्या किया है, ओवर टाइम किया है, तो 360 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1320 रुपए हम उस पर्टिकुलर लेबर को लेंगे एज पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ऐसे लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो ओवरहेड्स भी फंक्शन के बेसिस पे, एलिमेंट्स के बेसिस पे और बिहेवियर के बेसिस पे होते हैं। बिहेवियर इज ऑब्वियसली अभी हम लोग डिस्कस किया था, फिक्स्ड और वेरिएबल। एलिमेंट के बेसिस पे इनडायरेक्ट, एंड फंक्शन के बेसिस पे, क्योंकि पूरा का पूरा वो जो कॉस्ट वाली बात थी, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज लाइक मैनेजिंग द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किस फॉर्म में हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड के फॉर्म में हो रहा है। तो यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्रीज। हम इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं सो दैट कि हमारा जो टाइमली डिमांड है कस्टमर्स का, दैट मे बी मेट आउट। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन और सेल्स एक्टिविटीज को रोकना नहीं है, मेंटेन करना है ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल का, और रिड्यूस करना है होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्रीज को बहुत समय तक होल्ड करके रखते हो और उसकी डिमांड नहीं हो रही है मार्केट में, तो भी आपके लिए कॉस्ट है। एंड स्टोरेज कॉस्ट भी आपको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स यू हैव टू मेंटेन अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इनटू द वेयर हाउस, इनटू योर स्टोर। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक आउट नहीं होना है, क्योंकि अगर स्टॉक आउट हो गया है तो आप टाइमली डिमांड को फुल आउट नहीं कर पाओगे, ओवर स्टॉकिंग नहीं करना है, और वर्किंग कैपिटल आपको मेंटेन करके रखना है सो दैट कि डे टू डे रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हो। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री जैसा बात करा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, एंड साथ ही साथ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं जो जिनको यूज हम नहीं करते किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने में, बट ये क्या करते हैं, पूरा ओवरऑल प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। की टेक्निक्स, एबीसी एनालिसिस,
एबीसी जैसे आप ग्रेड में भी देखते हो, ए ग्रेड इज वेरी गुड, बी इज एवरेज एंड सी इज थोड़ा लोअर डाउन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं जब इन्वेंट्री को हम वैल्यू के बेसिस पे। तो A is like high valuable, तो जो high valuable inventories हैं that requires more attention from the managers so that कि उनको आप रख सकते हो जब तक कि उनकी डिमांड नहीं होती है। B is like उससे थोड़ा मीडियम है, C is like लो, और हम कह सकते हैं जो डेली यूसेज वाले प्रोडक्ट है उनको आप ज्यादा केयर की उनकी जरूरत है, बिकॉज उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है और जल्दी जल्दी वो ऑर्डर भी हो रहे हैं मार्केट से। सो उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, ए बी सी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू जस्ट स्टोर और यू जस्ट सुपरवाइज दीज इन्वेंट्रीज। लाइक ए इज मोर वैल्यूएबल तो वहां पे ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, बी इज लेसर देन ए तो कम, और सी सबसे कम अटेंशन की जरूरत होती है। वीडी लाइक वीडी एनालिसिस इज लाइक हम क्रिटिकलिटी पे हम डिफाइन करते हैं, वी इज वाइटल। लाइक ए मेडिसिन के सेक्टर में होता है कि वैसे मेडिसिन जो कि रेयर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे, इसेंशियल जो है एंड डिजायरेबल है। सो इस तरीके के मेथड को हम जनरली हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। ईओक्यू इज लाइक कि क्या वो लेवल मेंटेन करें जिससे हमारा कॉस्ट भी सही रहे और हमारा स्टॉक जो कहते हैं ना कि एक स्टॉक आउट भी ना हो और ना ओवर स्टॉकिंग हो। लीफो और फीफो ये भी एक तरीके से, फीफो इज लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो इज लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आ रहा है स्टोर में, वेयर हाउस में, वो पहले जाएगा भी, और लास्ट इन फर्स्ट आउट इज लाइक जो लास्ट में आया है उसको हम पहले निकालेंगे। तो ये एक तरीके से अकाउंटिंग में यूज हो रहा है। जस्ट इन टाइम इज लाइक कि जैसे ही ऑर्डर आया हमने इन्वेंट्री को लाए, इन्वेंट्री को निकाले और उसको फिर हम मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं। री ऑर्डर इज लाइव कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स करते हैं, एक सेट करते हैं एक टाइम, जिससे कि ज्यादा ना तो मार्केट को डिमांड करना पड़े और ना हमें भी देखना पड़े बहुत ज्यादा। सो री ऑर्डर इज एक ऐसा लेवल फिक्स आउट करना कि हाँ कितने लेवल ऑफ यूनिट्स के बाद हमारे पास फिर से ऑर्डर आएगा, सो दैट कि वी हैव टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। सो री ऑर्डर लेवल इज दैट। अब कम यहाँ पे एक ईओक्यू को समझने के लिए, क्योंकि ये अलग से एक इस पे न्यूमेरिकल भी कभी कभी आता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तो इसको दिया हुआ है कि कंपनी 10,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए और बनाने के लिए उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपीज और कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपीज। तो ईओक्यू कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ये सारे फॉर्मूलाज में अलग तरीके से ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डिवाइडेड बाई सी, सबका मतलब है एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो ईओक्यू हम निकाल देंगे फॉर्मूला के बेसिस पे, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो ईओक्यू लेवल इज लाइक 1000 यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट पर ईयर के लिए हम निकालेंगे एनुअल डिमांड, आपके क्वेश्चन में एनुअल डिमांड दिया हुआ है कितना है, ये आपका आ रहा है 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 को डिवाइड कर दिया हमने ईओक्यू लेवल से, तो 10 ऑर्डर्स निकल गया पर ईयर आपके पास आ रहा है। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसका फॉर्मूला है, सारे वैल्यूज को आप देख लीजिएगा एक बार ये न्यूमेरिकल, और इस पे बेस्ड अपने बुक्स में भी आप कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईओक्यू को। सो टोटल कॉस्ट भी आप एक बार चेक कर लो कि आपके जो इन्वेंट्री है उसको हैंडल करने का या फिर उसको होल्ड करने का कितना कॉस्ट आ रहा है। तो आप देखोगे कि ये फॉर्मूला को यूज करके, फॉर्मूला का देखो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको रिकॉल करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा। अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको अच्छे से आप देना चाहते हो, पास होना चाहते हो इस एग्जाम को, तो फॉर्मूलाज आपको याद करना है। सो आपने देखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज 4,000 रुपीज। एक्टिविटी के बेस्ड कॉस्टिंग इज लाइक हमने क्या किया है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब भी हमें कुछ एक टास्क परफॉर्म करना है तो उस पूरे टास्क को हमने डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज, और उन एक्टिविटीज में कितना कॉस्ट लग रहा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना पर्टिकुलर कॉस्टिंग लगेगी इस पूरे काम को परफॉर्म करने में। लाइक इसमें भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाई करिए एक्टिविटीज, असाइन करिए कॉस्ट को, अब एक एक एक्टिविटीज में कितना कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ड्राइवर्स मीन्स वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करिए जो कहीं ना कहीं कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, कॉस्ट ड्राइवर को कैलकुलेट करिए रेट से और असाइन करिए उस प्रोडक्ट पे कॉस्ट को। अभी एक प्रॉब्लम समझेंगे, देखेंगे और समझेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। लाइक एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
जो दो तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कि कौन से प्रोडक्ट में कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो यहाँ दिया हुआ है मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग, कॉस्ट ड्राइवर्स भी दिए हुए हैं, लाइक नंबर ऑफ सेटअप्स जो आपका कॉस्ट इनकर करने में आपको जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर होगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, सबके कॉस्ट लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बी का सेटअप, इंस्पेक्शन एंड कंसाइनमेंट, ये तीन तरीके की क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं। तो एक्टिविटी क्या क्या है, आपको सेटअप करना है, इंस्पेक्ट करना है एंड कंसाइनमेंट देखना है। सो यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रोडक्ट के हम डिफरेंट डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज दी हुई है, कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो भी। सो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट ड्राइवर रेट्स निकालते हैं, रेट पर सेटअप, बिकॉज यहाँ पे तीन तरीके के एक्टिविटीज हैं, सेटअप, इंस्पेक्शन एंड कंसाइनमेंट। तो हम सबके रेट्स निकालते हैं कि पर यूनिट पे कितना आ रहा है। तो रेट पर सेटअप, रेट पर इंस्पेक्शन, रेट पर कंसाइनमेंट। कैसे निकालते हैं रेट पर सेटअप, इज लाइक 60,000 जो कॉस्ट है और कितने नंबर ऑफ सेटअप्स आपको लग रहे हैं। सो 60,000 डिवाइडेड बाई 120, 500। यहाँ पर आप देखो 40,000 डिवाइडेड बाई 200 एंड तीसरे में निकालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 150। तो हमने ये निकाल दिया। अब दूसरे में स्टेप में क्या करेंगे, असाइन ओवरहेड्स टू ईच प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट ए का सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है 40, इंस्पेक्शन 50 एंड कंसाइनमेंट इज 60। अब हम यहाँ पे देखो कैलकुलेट करेंगे, 40 जो कॉस्ट आया है और कितने सेटअप्स है 500, तो का कॉस्ट कितना आया है तो 500, 50 मल्टीप्लाइड बाई 200, हैंडलिंग कॉस्ट जो है उसका 200। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ए का तीनों निकल गया। तो टोटल ओवरहेड्स कितना आ रहा है प्रोडक्ट ए में 42,000। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी का निकालेंगे, सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट। तो जब हमने निकाला सर इससे भी टोटल ओवरहेड्स निकल कर आ गया। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट में जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है, लाइक एक में कितना आ रहा है 42 और दूसरे में क्या आ रहा है 88,000। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।